तो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार शुक्ला आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ईश्वर आपको सफलता की चोटी पर ले जाएं, आप लोगों का जीवन सुखमय बनाएं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने मैरीन पोल्यूशन यानी महासागरीय प्रदूषण की ओर कदम बढ़ाते हैं। देखते हैं क्या क्या कारण हैं जो हमारे इन लहलहाते महासागरों को प्रदूषित कर रहे हैं और उनका दम घोट रहे हैं। ठीक है, तो मैरीन पोल्यूशन यानी सागरीय प्रदूषण इस पर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अपने सबसे मेन कारण पर आते हैं। सबसे मेन रीजन ये है कि संसार की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा केवल सागर यानी महासागरों के कोस्ट पर है, कोस्ट लाइन पर। सारे मेगा सिटीज मुंबई, कोलकाता, शिकागो, लंदन तो खैर टेम्स नदी के किनारे है, और भी जितने टोक्यो, शंघाई, सियोल, जितने भी मेगा सिटीज हैं वो सब समुद्र के किनारे किनारे हैं। अपने यहाँ पर दिल्ली को छोड़ दो तो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, नवी मुंबई, मैंगलोर, कोच्चि, वाईजैग, ये सारे बड़े शहर कोस्ट लाइन पर ही हैं। शुरुआत से ही मनुष्यों की मनपसंद जगह रही कोस्ट लाइन। क्यों? क्योंकि व्यापार करने में आसानी, विदेशी व्यापार में भागीदारी करना और उससे मुनाफा कमाना, पैसा कमाना। शुरू से ही आदि काल में अगर आप देखें, अपने प्राचीन काल में, तो जो राज्य विदेशी व्यापार करते थे वो ज़्यादा समृद्ध थे। उनके यहाँ सोने की आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ गोल्ड ज़्यादा थी। गुजरात पुराने समय से ही ट्रेड में व्यस्त था। लोथल बंदरगाह था ना, तो हड़प्पा के टाइम से ही, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम से या इंडस सिविलाइजेशन टाइम से ही गुजरात लगातार विदेशी व्यापार का केंद्र रहा, जो आज भी है। तो कहीं तक वहाँ पर एक मजबूत व्यापारी वर्ग का जन्म हुआ, जिनका लोहा आज भी लोग मानते हैं। तो समुद्र के किनारे या कोस्ट पर रहने का फायदा सबसे बड़ा ये था कि विदेशी व्यापार में भागीदारी। तो शुरू से ही ज़्यादातर लोग समुद्री व्यापार के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट कमाने के लिए कोस्ट लाइन को प्रेफर करते रहे। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि वो समुद्र को एक डंप यार्ड की तरह यूज करते रहे। कचरा समुद्र में डाल, उनको लगता है समुद्र इतना बड़ा है, सब चलता है। करंट टाइम में तो अब काफ़ी स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, काफ़ी स्टर्न रेगुलेशंस हैं कि आपको सीवेज को रिसाइकिल करना है, यानी उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद सप्लाई कर, मतलब उसके बाद उसको डंप करना है, ड्रेन करना है, कह लो, समुद्र में, ओशन में। तो
आज भी, लेकिन वो ऐसा कुछ होना चाहिए कि आज ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीट करके ड्रेन न किया जाए समुद्र में, बल्कि उसका रिसाइकलिंग किया जाए। रिसाइकलिंग की डिमांड अब होनी चाहिए, रिसाइकलिंग ऑफ सीवेज। सीवेज जो है, यानी जो जब जनसंख्या है तो सीवेज होगा ही होगा, सीवेज, तो इसका ट्रीटमेंट ही अब आवश्यक नहीं है। अब उसका रिसाइकलिंग यानी पुनश्चक्रण, यानी सीवेज को ट्रीट करके उसमें जो मौजूद पानी है उसको यूजफुल बनाया जाए, पोर्टेबल, इवन पोर्टेबल भी। हालांकि इसकी मुहिम भी शुरू हो गई है। उससे क्या होगा कि ट्रीटमेंट जो होता है ना, ट्रीटमेंट, ये 100% ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। 100% मतलब ऐसा तो है नहीं कि गंदा पानी बिल्कुल पीने लायक बन जाए तब उसको एकदम क्लीन करके समुद्र में छोड़ा जाए। ट्रीटमेंट में ये होता है कि लगभग ऐसा किया जाता है कि ज़्यादा हार्म ना हो वाटर बॉडी को। अगर वो सागर है तो ज़्यादा उसको हानि ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हानि ना हो, कलर बदल जाता है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब 100% उसको प्योर करने का टेक्नोलॉजी अप्लाई होनी चाहिए हर जगह। ठीक है, पहले ट्रीटमेंट ही ढंग से हो ले। तो सीवेज शुरू से ही महासागरों को प्रदूषित करता रहा है। कूड़ा कचरा भी, जो म्यूनिसिपालिटी का जो कूड़ा कचरा है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही समुद्र में डाला जाता रहा है। आज भी देखिए समुद्र से कितना प्लास्टिक निकलता रहता है। शहरों का मैक्सिमम कचरा देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समुद्र तक पहुंच ही जाता है, जो शहर कोस्ट लाइन पर है। दुनिया के लगभग सारे बड़े शहर कोस्ट लाइन पर है। तो मनुष्यों का सॉलिड वेस्ट और सीवेज शुरू से ही समुद्र को, यानी ओशन को पॉल्यूट करता रहा। जब आप एक्सेस सॉलिड मटेरियल या सीवेज समुद्र में डालते हैं तो क्या होता है कि उस जगह पर समुद्र के पानी की ऑक्सीजन घट जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो डाले गए कचरे का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करने में खर्च हो जाती है। तो उस जगह, यानी जहाँ कचरा पड़ा है, वहाँ जो पानी मौजूद होता है, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो कहीं और यूज होने लगी। कचरे को सड़ाने में, उसको खत्म करने में। समझ में आया? उसका असर सीधा मछलियों पर पड़ता है, यानी समुद्र से मिलने वाले भोजन पर। और उसका असर, जब भोजन का असर सीधा मनुष्यों पर लौट के पड़ता है, लेकिन मनुष्य समझता है कि उस पर असर नहीं पड़ रहा है, लौट के असर मनुष्यों पर ही आना है। उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो मछुआरे होते हैं, यानी जो फिशरीज कम्युनिटी होती है, उन पर पड़ता है। उनकी रोजी रोटी पर असर आता है। मछलियाँ कम पकड़ेंगे, जब मछलियाँ कम होंगी तो उनके पास कम मछलियाँ आएंगी, तो उनकी आमदनी घटेगी। तो ये कहीं ना कहीं साइकिल है जो सबको प्रभावित करता है। चलो, ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण शिप्स और शिपिंग इंडस्ट्री। भाई, जब शुरुआत से ही समुद्र का यूज जहाज़ों के द्वारा व्यापार के लिए किया जाने लगा, फिर पता चला कि ये तो बहुत मुनाफा है, मतलब लागत कम आती है, पानी पर जहाज को ले जाने में ज़्यादा सामान भी जाता है, लागत भी कम आती है। तो शिपिंग क्या हुआ कि
एक बूम इंडस्ट्री हो गई, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। और आज भी दुनिया का लगभग 90 to 95% वॉल्यूम समुद्र से ही ट्रेड होता है। आजकल के जो ये बड़े बड़े जो ये जहाज हैं, जब ये सर्विस के बाद जब तोड़े जाते हैं ना, मतलब जब इनको तोड़ा जाता है, भाई सर्विस खत्म हो गई। जहाज की एक सर्विस होती है, एक सर्विस ड्यूरेशन होता है, जब तक जहाज सेफली ड्राइव किया जा सकता है ट्रेड के लिए। और जब वो कार्गो शिप उस एज को पार कर जाता है तो ये होता है कि इसको तोड़ दो। तोड़ेंगे कहाँ? घर पे लाके थोड़े तोड़ेंगे, वहीं पर समुद्र के किनारे या समुद्र के पास में ही उनके तोड़ने का भी कारखाना होता है। जीवन भर से जब वो जहाज डिफरेंट टाइप के केमिकल्स ढो रहे हैं, जब उनको तोड़ा जाता है ना तो उनसे बहुत टॉक्सिक, बहुत जहरीले केमिकल फ्लो होते हैं, समुद्र में जाते हैं, जिनमें पता नहीं कौन से हैवी मटेरियल्स हो, आर्सेनिक हो सकता है, लेड हो सकता है। भाई उसने जीवन में क्या क्या ढोया है, और सब उस जहाज में लगा रहता है। जहाँ पर ढोए जाते हैं तो वहाँ पर उनके अवशेष रिमेनिंग तो रही जाती है। तो क्या होता है कि वो फिर घुलते हैं, पानी में जाते हैं। मान लो आर्सेनिक गया, बहुत खतरनाक मेटल है, वो कैंसर पैदा करता है, कार्सिनोजेनिक है। अब उसको किसी मछली ने खा लिया। मान लो मरकरी गया, उसको किसी मछली ने खा लिया, वो मछली के अंदर चला गया। अब वो मछली जाल से पकड़ी गई। जब मछली जाल से पकड़ी गई तो वो लौट के आदमी की प्लेट पे आ गई, लौट के आदमी ने खाया। अब वो हैवी मेटल यानी बहुत डेंजरस एलिमेंट वो सीधा ह्यूमन की फूड चेन में घुस गया। उस आदमी ने खाया, उस आदमी के थ्रू, स्क्रीटा के थ्रू या जिसके कहने, वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। उसका कचरा फेंका गया खाई हुई मछली का, मतलब रिमेनिंग पार्ट्स। उसको मान लो किसी पक्षी ने खाया तो पक्षी के अंदर वो आर्सेनिक या मरकरी या लेड जैसे एलिमेंट चले गए। मतलब एक फूड चेन में वो हैवी एलिमेंट्स यानी डेंजर एलिमेंट्स घुस गए। लौट के मनुष्यों को बीमार कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मनुष्य को पता नहीं कि उसने क्या किया, लेकिन वो लौट उसी को बीमार कर रहे हैं। जापान में एक कांड हुआ था, एक एक्सीडेंट, जिसको मिनीमाटा एक्सीडेंट बोलते हैं। मिनीमाटा एक्सीडेंट हुआ क्या था कि वहां पर मरकरी जो था ना, पारा बहुत हैवी होता है। पारा मरकरी वाटर से 13.6 टाइम्स तो भारी होता है। 1 लीटर मरकरी को उठाने के लिए 13 किलो वजन हो जाता है उसका, बस 1 लीटर, इतना हैवी होता है। तो मरकरी ना बह के चला गया। मिनीमाटा एक जगह है वहां पर समुद्र में मछलियों ने खाया। अब वो मछलियों ने, जब मछलियां तो वहाँ समुद्र में खाती रहती हैं, वो मरकरी भी खाती गई। फिर वो मछलियों के जरिए ना लोगों में फैला। जब मछलियां पकड़ी गई, वो लोगों ने खाया तो उनके अंदर मरकरी आ गई। मरकरी वेरी टॉक्सिक एलिमेंट, वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो क्या हुआ कि सब बीमार हो गए। एक तरफ से सब बीमार हो गए, बहुत लोग मारे भी गए। तो इसको मिनीमाटा क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तो आज भी लोग उसको याद करते हैं कि अरे मरकरी बह के चली गई और लौट के मछलियों के थ्रू मुझे ही मिला और हम बीमार पड़ गए। तो आप जो भी टॉक्सिक एलिमेंट समुद्र में छोड़ रहे हैं, वो लौट के आपकी फूड चेन में शामिल हो जाएगा। वो आपकी ही नहीं, आपके इन्वायरमेंट में, आपकी पीढ़ियों में, पक्षियों में, पेड़ों में, हर जगह उसके एलिमेंट्स जाते रहेंगे फूड चेन से फूड नेटवर्क में। और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। समझ में आया? तो इस शिपिंग की जो ब्रेकिंग होती है, जहाँ पर इस जहाज तोड़े जाते हैं और उनको रिसाइकिल किया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट नॉर्म्स बहुत टफ होने चाहिए, लागू होने चाहिए। इन्वायरमेंट नॉर्म्स तो बनाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत टाइट पूर्वक या कह लो कि बहुत टाइटनेस के साथ वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। और क्या पोल्यूशन के रीजन है जो बहुत हैवी पोल्यूशन करते हैं? मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम ऑयल्स, जो ये शिपिंग के थ्रू एक देश से दूसरे देश ले जाए जाते हैं, यानी पेट्रोलियम ऑयल सीधा कह लो। पेट्रोलियम, जाहिर सी बात है कि कुछ देश ही हैं जो बहुत मात्रा में ये पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं। अमेरिका, ये रसिया और ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज जानते हैं ना? ओपेक कंट्रीज कुछ देशों का समूह है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ज़्यादातर इनमें इस्लामिक कंट्री हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, लीबिया और ये वेनेजुएला, ठीक है, टर्की, जो भी हैं ये इस्लामिक, जो भी अरब कंट्रीज ज़्यादातर उसमें हैं। ये कंट्रीज ही पैदा करते हैं ज़्यादातर पेट्रोलियम इस विश्व का, और बाकी सब लोग इनसे इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं। हालांकि हम लोग धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एकदम से इन पर निर्भरता ख़त्म नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारी मौजूदा इकोनॉमी और जो मशीन्स हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बेसिस पर चल रही हैं। हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं, और इन फॉसिल फ्यूल बेस्ड यानी जैविक ईंधन है ना, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है? जैविक ईंधन है। इनसे हम दूरी बना रहे हैं, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा। तो ये जो ऑयल जाता है ना शिप से, तो ये कभी कभी क्या होता है कि लीक कर जाता है शिप से, या तो कहीं टैंकर, ये जो कार्गो शिप है इसमें लाखों लीटर भरा हुआ है, मिलियन लीटर्स ऑयल, और मान लो ये कहीं एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया, लीक हो गया, या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, या डूब गया। जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है कि ऑयल तो डूबे, जहाज डूब जाए, लेकिन ऑयल निकल के वापस सरफेस पे आ जाएगा, या लीक होगा तभी वो सरफेस पर ही रहेगा। तो सरफेस पर ये जो ऑयल है वो फैल जाता है, पेट्रोलियम ऑयल फैल जाता है, और उसको अगर ओशन से आप समेट के अलग भी करना चाहे ना, तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस भी होता है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसी जल्दी घटनाएं ना हो। उससे होता क्या है, जब ऑयल फैल जाता है समुद्र में, तो बहुत से जीव जंतु यानी जो मछलियां हैं, समुद्री जीव हैं, ये तो ऑयल की कुछ मात्रा तो खा जाते हैं, उनके फूड में चली जाती हैं, फूड चेन में। वो उनको मतलब उससे क्या होता है कि वो बीमार होकर मर भी सकते हैं, या तो वो फिर बहुत खराब हो जाएंगी, और वो जब पकड़ी जाएंगी तो ह्यूमन के खाने लायक नहीं रहेंगी, और अगर ह्यूमन खाएगा तो वो बीमार भी पड़ जाएगा, यानी फूड चेन में वो ऑयल आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है कि जब ऑयल फैल जाता है समुद्री एरिया में, तो ऑयल जो होता है ना वो थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता है। पहले थर्मल इंसुलेटर मतलब उष्मा का कुचालक होता है। अब फैला हुआ है ऑयल, तो सूरज से जो किरणें जो आ रही है ना, वो उस ऑयल के पार उतनी मात्रा में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर पाती हैं, और जो अंदर एनर्जी है उस लेयर के नीचे यानी समुद्र के सरफेस पर जो ऑयल है उसके नीचे जो हीट है, अगर वो उस जगह ज़्यादा है तो वो बाहर नहीं आ पाती है। तो हीट का जो ट्रांसफर है, जो बैलेंसिंग फिनोमिना है, वो रुक जाता है, और वहाँ के जीव जंतु उस तापमान यानी टेम्परेचर के
फ्लक्चुएशन नहीं कह सकते हो, टेम्परेचर के अधिकता या बहुत कमी, दोनों से भी मर सकते हैं। तीसरा, उससे क्या होता है कि यही जो ऑयल की जो फिल्म जो फैल जाती है पूरे समुद्र के सरफेस पे, पूरे नहीं, जहाँ तक वो ऑयल फैला है उस सरफेस पे जहाँ तक वो फैली है वहाँ वो ऑक्सीजन के लिए भी बैरियर का काम करती है, ऑक्सीजन के लिए भी बैरियर का काम करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी, मतलब गैसेस के लिए वो बैरियर का काम करने लगती है। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन वायुमंडल से समुद्र में जाती है, जीव जंतु सांस लेते हैं, तो जब ऑयल फैल जाता है, ऑयल की फिल्म फैल जाती है, तो उस फिल्म के नीचे जो जीव जंतु होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो करोड़ों की संख्या में मरते हैं, करोड़ों की संख्या, बहुत बड़ी संख्या में जीव जंतु मर जाते हैं। जब तक वो ऑयल रहेगा वहां पर जिंदगी के लिए खतरा ही रहता है। और ऑयल को अलग करना, वापस अलग करके समुद्र को साफ करना बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। तो जब कहीं पर ऑयल स्प्लेज होता है समुद्र में ना, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। पक्षी, लाखों की संख्या में पक्षी मर जाते हैं, समुद्री पक्षी, क्योंकि वो वही मरी हुई मछलियां अगर खाएंगे या वहाँ का पानी पिएंगे या वहीं के ऑयल भरे कीट खाएंगे, कीड़े भी खाएंगे या छोटे छोटे जीव जंतु खाएंगे जिनमें ऑयल लगा है, पेट्रोलियम लगा है, पक्षी भी मर जाते हैं। तो मास स्केल पर समुद्री जीव जंतु और पक्षियों की मौत होती है ऑयल स्प्लिट के चलते। तो ये तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषण है, वो ऑक्सीजन बैरियर के रूप में भी काम करता है। ऑक्सीजन बैरियर ये उष्मा के इंसुलेटर यानी उष्मा कुचालक भी होता है। तेल अगर फिल्म फैल गई तो उष्मा का ट्रांसफर भी वो रोक देता है। मुझे लगता है मुझे हिंदी का यूज बराबर करते रहना चाहिए। और क्या कारण हो सकते हैं समुद्र को बर्बाद करने के लिए? प्लास्टिक, जो कि हम लोगों द्वारा किया जाता है। प्लास्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, पेट्रोलियम का ही एक बाई प्रोडक्ट है प्लास्टिक। अब आज के ज़माने में तो ये देखो, ये जो मेरा मार्कर है ये भी प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ है। फोन की आउटर बॉडी भी लगभग प्लास्टिक ही है। जहाँ नज़र दौड़ाओ सब प्लास्टिक है। ये लैंप प्लास्टिक है, ये एलेक्सा भी प्लास्टिक है, मतलब लगभग सब जगह आपको प्लास्टिक ही नज़र आती है। प्लास्टिक पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट है। प्लास्टिक ने जीवन को आसान भी बनाया है, बट प्लास्टिक का सबसे बड़ा रिस्क, प्लास्टिक बहुत समय लेता है डिग्रेड होने के लिए, यानी इस इन्वायरमेंट में सड़ने, गलने और मिलने में वो बहुत समय लेता है, सैकड़ों साल। इसलिए जो प्लास्टिक जनरेट हो गई ना, वो एक बर्डन है। आप उसको चाहकर भी जल्दी खत्म नहीं कर सकते। तो उसका एक ही उपाय है कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करो, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। प्लास्टिक का यूज कम से कम करो और प्लास्टिक को रिसाइकिल करो। और जो प्लास्टिक रिसाइकिल ना कर पाए हम लोग, वैसी प्लास्टिक जिसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं, उसका यूज ही मत करो। क्योंकि एक बार जो प्लास्टिक इन्वायरमेंट में आ गई वो बोझ है हम पर, नहीं तो हमारी पीढ़ियों पर, हमारे बच्चों पर, उनके बच्चों पर, सब पर बोझ है वो। भूमि पर तो यानी लैंड पर तो उसके सैकड़ों उसके दुष्प्रभाव तो हैं ही। समुद्र में भी बहुत बड़ा खेला हो जाता है। समुद्र में खेला कुछ ऐसा समझो कि हर साल बोलते हैं कि लगभग करोड़ों टन प्लास्टिक समुद्र में जाती है,
बाय डायरेक्ट और बाय इनडायरेक्ट। ठीक है, ये जो प्लास्टिक है ना, ये धीरे धीरे टूटती है और माइक्रो पार्टिकल्स, यानी कह सकते हो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स में ये टूट जाती है, गायब नहीं होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। समुद्र में, नदियों में, और नदियां भी कहाँ जाती है? समुद्र में। समुद्र सबका, सारी नदियों का संगम है एक तरह से देखा जाए, सबको वहीं आना है। चाहे नदी में डालो और चाहे समुद्र में डालो, प्लास्टिक जाएगी वो समुद्र में। तो प्लास्टिक ना धीरे धीरे ग्रेनुलर्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूटने लगती है। फिर इतना टूटती है कि आज की डेट में प्लास्टिक फैलकर टुकड़ों में टूट टूट कर वहां भी पहुंची है जहां आदमी नहीं रहता है, यानी अंटार्कटिक में, जहां बर्फ ही बर्फ है। वहां भी जब बर्फ के नीचे सैंपल लिए गए तो पता चला वहां भी प्लास्टिक है। और आर्कटिक पोलर बियर जहाँ रहते हैं वहाँ भी सब प्लास्टिक मिल रही है। इतनी प्लास्टिक हो गई है ना समुद्र में कि वो हर जगह है। फिर क्या होता है कि जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाती है, जो प्लास्टिक टूट जाती है, अभी हम टूटने वाली की बात कर रहे हैं, जो कुछ समय बाद टूटती है, फूटती है, उसके अंदर प्लास्टिक, उसको मछलियां खा लेती हैं। अब मछलियां खाती हैं तो वापस वो आदमी के फूड में आ जाता है, आदमी बीमार पड़ जाते हैं। भाई प्लास्टिक कहाँ से आ गई पेट में? पता चला यूरिन कर रहे हैं, यूरिन का सैंपल लिया गया, प्लास्टिक निकला कि अरे भाई इसमें तुम्हारी प्लास्टिक निकल रही है। अब वो आदमी चिंता में पड़ा है कि भैया मैंने प्लास्टिक कहाँ, कौन सी, कब कब खाई? उसने प्लास्टिक नहीं खाई, उसने मछली खाई, उसने सी फूड्स खाया, यानी जो भी मछली में, जो भी समुद्र में जीव होते हैं उनको खाया एज ए फूड, और उसी से उसको प्लास्टिक मिल गई अंदर। दुनिया में 1/3 लोग मीट और ये समुद्री जीव मछली वगैरह खाते हैं, और सबके अंदर अभी प्रेजेंट में प्लास्टिक पाई जाती है, क्योंकि मछलियों में पार्टिकल्स प्लास्टिक के रहते हैं, आदमी खाता है, आदमी के अंदर भी होगा। तो आदमी बचा नहीं है, तुम जो करोगे वो तुम भरोगे। एनवायरनमेंट के साथ जो तुम करोगे वही तुम्हें मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम गलत कर दोगे तो तुमको प्रकृति माफ कर देगी। प्रकृति के साथ जो करोगे बस वही वो वापस कर देती है। अच्छा बनाओगे तो तुमको अच्छा रखेगी, बुरा बनाओगे उसको खराब करोगे, पल पल लूट करोगे, लौट के तुम्हें मिलना है। दूसरा क्या होता है, ये तो हुआ फूड चेन में या फूड नेटवर्क में प्लास्टिक मिल गई है समुद्र के जीवों से। अब प्लास्टिक मछलियों के प्रोडक्शन में यानी उनके प्रजनन में क्या असर डालती है, उनकी ग्रोथ पर क्या असर डालती है, ये भी रिसर्च का विषय है कि कहीं समुद्र में जाने वाली प्लास्टिक जो घुल रही है समुद्र में, जिनको मछलियां खा रही हैं, इससे मछलियों की संख्या कम तो नहीं होती जा रही है। अगर मछलियों की संख्या कम होती जाएगी तो सीधा असर लोगों पर है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले मनुष्यों पर, क्योंकि अरबों लोग मछलियां खाते हैं समुद्र से पाई जाने वाली, उनको भोजन नहीं मिलेगा, उनके न्यूट्रिशन में कमी आ जाएगी। जो लोग सी फूड्स ज़्यादा खाते हैं उनके न्यूट्रिशन में कमी आ जाएगी, उनको बीमारी आएगी। जब भोजन नहीं मिलेगा बीमारी आएगी, मेडिकल बर्डन बढ़ेगा। सीधा कास्केडिंग असर है ये सारे, एक के बाद एक होता है, सब जुड़े हैं आपस में। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं तो जो प्लास्टिक का दूसरा पहलू देखिए। अब मान लो इतनी बड़ी पन्नी है प्लास्टिक और वो धीरे धीरे जाकर समुद्र के तल पर कहीं बैठ गई, तो जहां तक वो प्लास्टिक शीट पड़ी हुई है
उसके नीचे जो जीव जंतु हैं शायद उनको ऑक्सीजन ना मिले क्योंकि वो प्लास्टिक ने कवर कर लिया। तो ऑक्सीजन गैस उस प्लास्टिक की अगर सीट को नहीं पार कर पा रही है तो नीचे वाले जीवों का मरना तय। अगर नीचे छोटे छोटे पौधे हैं तो उनके भी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट में कमी आएगी, उनका भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ट्रांसफर प्रक्रम जो है वो रुकेगा, उन पर भी असर सीधा, यानी वो मर भी सकते हैं पौधे जीव जंतु जो भी है, यानी वहाँ का इकोसिस्टम खराब कर देगा। जब वहाँ का इकोसिस्टम खराब होगा तो उसका असर सारे समुद्र पर पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि प्लास्टिक सीट ऑक्सीजन सप्लाई, कार्बन डाई सप्लाई और सन ऑफ लाइट ऑफ सन, यानी समुद्री जो इन्वायरमेंट के लिए जो 3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल, ऑक्सीजन का साइकिल और सन की जो लाइट आती है उसका साइकिल। क्योंकि सन की लाइट 200 मीटर पानी के अंदर ही जा पाती है, तो सारा लगभग जो समुद्री जो जीवन जो हमारे काम का है, जो विशेषकर हमारी फूड सप्लाई से जुड़ा है, वो 200 मीटर तक ही है। अगर वहाँ पर प्लास्टिक का फैलाव होता है तो डायरेक्ट हम अपने पेट पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो प्लास्टिक बहुत खतरनाक है, इसका यूज सस्टेनेबल वे में करना चाहिए। देखो, यूज ना करो वो बात सही नहीं है कि मतलब हमने बोल दिया कि ये खतरनाक है तो यूज मत करो। यूज करो, लेकिन ऐसी प्लास्टिक यूज करो जिसका रिसाइकलिंग किया जा सके और कम से कम प्लास्टिक का यूज करो। अगर प्लास्टिक की कोई सामान घर पे है तो उसका मैक्सिमम यूज करो, लंबे समय तक यूज करो। उसको ये नहीं कि यूज एंड थ्रो प्रोसेस पर रखो, बड़ी जल्दी यूज किया फेंक दिया, नई प्लास्टिक ले आए। नहीं, प्लास्टिक का कोई भी सामान घर पे लाओ तो पहले सोचो कि क्या इसकी वास्तव में जरूरत है। बाहर जाओ तो भी देखो कि क्या आपको प्लास्टिक बैग्स की जरूरत है, रियल में जरूरत है क्या। हो सकता है कि दुकानदार आपको बांध के प्लास्टिक में खुद ही दे दे, लेकिन आप उसको रोक दो अगर आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है। क्यों भाई, घर पे थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा सब्जियों के उससे थोड़ी थोड़ी सब्जियां अलग अलग छांट लो, 4-5 मिनट लगेगा। लेकिन आप उस 4-5 मिनट के आलस के चलते सब डिफरेंट जो डिफरेंट सब्जियां हैं सबको अलग अलग पॉलीथीन में लेकर आओगे तो क्या होगा? यही होगा। जमीन पर प्लास्टिक का क्या असर होता है, भूमि मतलब लैंड पर, ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी। उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कि प्लास्टिक का भूमि पर यानी लैंड मास पर क्या असर होता है। मैरीन के बारे में आप देखिए रहे, अरबों लोगों को भूखा मारने का काम करेगी प्लास्टिक अगर इसी तरह बढ़ती रही। चौथा, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। यानी खेती से यानी कृषि कार्य संबंधित प्रदूषण जो समुद्र को प्रदूषित करता है, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रिलेटेड मैरीन पोल्यूशन, ऐसा समझो, ठीक है। यानी कृषि कार्य के चलते समुद्री प्रदूषण। तो पहले तो मैं आपको इस एग्रीकल्चर के बारे में एक बात बता देता हूं। एग्रीकल्चर आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करने वाला सेक्टर है। आज भी सबसे ज्यादा पानी यूज करने वाला और सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करने वाला, इस एनवायरनमेंट की
सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज करने वाला और पानी यूज करने वाला, दो चीज़ें यूज करने वाला सेक्टर है एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो कि 1 किलो चावल जिसको आप सिर्फ 60 से लगा के या कह लो 120 रुपए तक, क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कौन सा ब्रांड का आप ले रहे हो, कौन से भाई बासमती का हाई क्वालिटी लोगे महंगा आएगा, और कोई देसी क्वालिटी लोगे सस्ता आएगा। तो 1 किलो राइस की कीमत यानी चावल की कीमत इतने रुपया है, लेकिन 1 किलो राइस को प्रोड्यूस करने में लगभग 2000 लीटर पानी लग जाता है। 1 लीटर पानी की कीमत अगर आप 5 रुपया रख लो, वैसे 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपए की आती है, तो अगर आप 1 लीटर पानी की कीमत अगर हम थोक भाव में 5 रुपया रख लें, तो ये जो 2000 लीटर है इसकी कीमत 10,000 रुपए है। केवल मॉनेटरी टर्म 10,000 रुपए, केवल पानी लगा हुआ है इसमें। 1 किलो चावल में लगे हुए पानी की कीमत 10,000 रुपए है। देखो गेम देखो, इसमें पेस्टिसाइड यानी जो आप यूज कर रहे हैं, कीटनाशक कह लो, यूरिया खाद यानी फर्टिलाइजर्स, खादें फर्टिलाइजर्स, उसकी जुताई बुआई में कास्ट यानी प्लोइंग कॉस्ट, जुताई बुआई में जो भी पैसा लगे वो अलग, वो सब कीमत। जो इसमें मनुष्य काम कर रहे हैं यानी जो कृषक कार्य काम जो की कर रहे हैं, उनकी मेहनत, अगर ये आप सब कुछ जोड़ डालो कि 1 किलो राइस प्रोड्यूस करने में कितना लगा, तो उसकी कीमत इससे बहुत ज्यादा है। और फिर हमें 1 किलो राइस कितने में हम लेते हैं? 60 से 120 रुपए। मतलब हम इनडायरेक्टली इतना मनी नेचर का उस पर लगाते हैं और तब जाकर हमें मिलता है 1 किलो चावल। अगर 2000 लीटर अगर ज्यादा आपको लग रहा है तो यकीन मानो 1000 लीटर से कम नहीं लगता है राइस प्रोड्यूस करने में पानी 1 किलो। जब थोक के भाव में पानी भरा जाता है ना धान में के खेत में, तो तब आप समझोगे। और ये सारा पानी फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी, ये भी एक बात याद है। 1 किलो चावल की कीमत ये होती है रियल में, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वर्चुअल कॉस्ट, और ये वास्तव में कॉस्ट ही है। अब ये बात अलग है कि हमको चावल चाहिए, भूखे हैं, हम 1-2000 लीटर पानी तो डायरेक्ट पी नहीं सकते प्रकृति में पाया जाने वाला पानी, कि उसको पी के हम जिंदा रह जाएंगे। भाई भूख के लिए भोजन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। तो चावल तो खाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखो जब आप 1 किलो चावल लेते हो तो आप ये चीज हमेशा याद रखो, चावल का एक दाना बर्बाद करने से पहले आप सोचो, चावल का ही नहीं, गेहूं का, मक्का का, किसी भी प्रकार का, किसी भी फसल का, हमेशा सोचो कि आप जो नुकसान कर रहे हो वो वास्तव में कितना ज्यादा कॉस्ट है इस एनवायरनमेंट का। समझ में आया? देखो, अब आप जब खेती करते हो ना, तो आप ढेर सारा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वगैरह आप यूज करते हो। आज की डेट में तो इनका यूज बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल हो गए हैं, वो क्या बोलते हैं, भस्मासुर टाइप के, मतलब कंपाउंडिंग जैसा, कि इस साल अगर पेस्टिसाइड 1 किलो लगा तो अगले साल 1 किलो से ऊपर ही लगेगा, क्योंकि जमीन की उर्वरता कम होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा मुझे भी कि आखिर
कुछ दशकों बाद ही क्या होगा, जब जमीन की उर्वरता खत्म हो जाएगी तो फसलें कैसे होंगी। सबसे बड़ा टेंशन है फूड सिक्योरिटी का ही। जब आप अत्यधिक ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो जब बारिश होती है तो ये बहते हैं खेतों से और फिर नदियों में आते हैं, नदियों से सीधा ये महासागरों में गिरते हैं, यानी ओशन में जाते हैं। इससे क्या होता है कि ओशन में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यानी पोटेशियम, फास्फेट, इन सब का जो पोटास और फास्फेट वगैरह हैं, और जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, पेस्टिसाइड जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक धरती में बने रहते हैं, बहुत लंबे समय तक। जो आप मतलब पेस्टिसाइड जो आप यूज कर देते हैं वो खत्म नहीं होता है, वो बहुत सैकड़ों सालों तक भी जीवित रह सकता है। प्रकृति आपके खेत में भी और फूड चेन में जब आता है, जब आप यही खाना खाओगे तो ये आपके फूड चेन में आता है, कैंसर बनते हैं। अब तो पेस्टिसाइड से बहुत ज्यादा ही कैंसर होने लगे हैं। तो ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, तो ये हमारी फूड चेन में घुस जाता है और इसी तरह ये महासागरों में भी चला जाता है। महासागरों के थ्रू ये फिर से मछलियों में और सी फूड्स यानी समुद्री भोजन जो हम लोग खाते हैं, जिस पर इस विश्व की बड़ी जनसंख्या टिकी है, उनके फूड चेन में चला जाता है, उनके शरीर में चला जाता है। इसकी अधिकता से क्या होता है कि समुद्री जीवन का जो वहाँ पे जो वनस्पति है, समुद्री जो वनस्पति है यानी ओशनिक जो वेजिटेशन है, उसको उस पर प्रभाव पड़ता है। वहाँ के जो कोरल रीफ्स हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, केमिकल्स जा रहे हैं उनमें। कोरल रीफ्स, समुद्री कोरल रीफ जिनमें कि पूरे समुद्र का 25% जीव रहता है, उसका प्रजनन होता है वहाँ पर। लगभग हम लोग जो सारी मछलियाँ जो खाते हैं वो कोरल रीफ्स में ही प्रजनन करती हैं, वहीं पर आश्रय पाती हैं, ये सब करती हैं। तो ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो आज हम लोग अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लौट के वहीं जाते हैं। उनका असर वहाँ के पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है और उसका असर क्या होगा, हमारी फूड सिक्योरिटी पर। मछलियों की संख्या गिरती जाएगी, वहाँ का इकोसिस्टम बर्बाद होता जाएगा और वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स और फर्टिलाइजर हमारे शरीर में आएंगे, सी फूड से भी, और बाकी नदियों का पानी जो हम लोग यूज करेंगे अपने पीने के लिए, उनमें भी। जब हम लोग भोजन को बर्बाद करते हैं ना, मतलब कोई भोजन बर्बाद करना वाला समझ रहे हो, मतलब कोई फंक्शन होता है और हम लोग पूरा भोजन नहीं खाते हैं और मैक्सिमम भोजन नहीं दिया जाता है। तो पहले तुमको बता चुके हैं कि 1 किलो चावल की कीमत क्या है, रियल कीमत क्या है, इस प्रकृति पर पड़ने वाला दबाव, उसको आप समझ गए हो। जब आप भोजन को बर्बाद करते हैं तो उतनी भोजन की कमी होती है। भाई आपने फूड खत्म किया ना, अब ऐसा तो नहीं को फूड खत्म कर दिया तो आप भूखे ही रहोगे, आप कहोगे और भोजन लाओ, आप कल के लिए भोजन लाओ। अपने फूड को सस्टेनेबल ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप सस्टेनेबल ढंग से अपने फूड को या भोजन को इस्तेमाल करें तो 10 दिन का भोजन जो है आप 10 दिन चलाएंगे। लेकिन अगर आपने भोजन को ज़्यादा बनाया कम खाया बाकी फेंका, ज़्यादा बनाया कम खाया बाकी फेंका, तो जो भोजन आप 10 दिन कर सकते थे वो आप 5-6 दिन में वो ख़त्म हो गया। 5 दिन में तो आपने जो खाया वो खाया, बाकी आपने फेंक दिया, वो खराब हो गया। फिर क्या होता है, फिर डिमांड आती है कि भाई 5 दिन के बाद ही आप बोलते हो चलो फिर से भोजन लाओ, उसके लिए आप फिर से मार्केट जाते हो, फिर से चीज वो भोजन खरीदते हो, चावल दाल जो भी खरीदते हो। तो आपने डिमांड बढ़ाई, तो डिमांड बढ़ाने से क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं उन पर डिमांड दबाव आता है कि भाई सप्लाई करो, तो वो और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, मतलब और प्रोडक्शन हाई करेंगे जिसकी ज़रूरत रियल में नहीं थी।
अगर हम हमारे पास 100 किलो राइस है और उसका हम सस्टेनेबल यूज करें तो वो बहुत दिन चलेगा, लेकिन अनसस्टेनेबल यूज यानी कि बिना दिमाग लगाए, बिना नियंत्रण के अगर हम उसको यूज करेंगे तो 100 किलो चावल जो 50 दिन चलना था वो 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बाकी तो आपने उसको ख़राब कर दिया फेंक के। तो जब 20 दिन के बाद आप फिर से बोलोगे कि भाई फिर से लो, तो क्या होता है कि एग्रीकल्चरल फीड पर डिमांड बढ़ती है, पर दबाव बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, वो लोग फिर से पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज और ज़्यादा करते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, आप ही डिमांड क्रिएट कर रहे हो, आप ही भोजन नष्ट कर रहे हो, तो आप ही डिमांड क्रिएट कर रहे हो। फिर ढेर सारा पानी प्रकृति का उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, यानी वेस्ट हो जाएगा। भाई वो पानी जो आप डालते हो वो लौट फिर के समुद्र में चला जाता है और वो खारा हो जाता है। तो आप, और जहाँ जहाँ पर अच्छी पानी की सप्लाई नहीं है वहाँ लोग मतलब कैनाल्स के थ्रू या किसी रिवर का लिंक के थ्रू अगर अच्छी पानी की सप्लाई नहीं है तो लोग बोरवेल करते हैं, ग्राउंड वाटर ख़त्म कर देते हैं। पंजाब हरियाणा जैसे रीजन में इतना ग्राउंड वाटर इस्तेमाल हुआ कि वो बिल्कुल अलार्मिंग स्टेट पर है इस समय, बिल्कुल नीचे, जहाँ से खारा पानी आने लगा है और पानी में जानलेवा धातुएं, आर्सेनिक लेड वगैरह जानलेवा धातुएं भी शामिल हो गई हैं और लोग पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा दोहन किया गया, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट किया गया। तो जब आप भोजन नष्ट करते हो ना, तो ये सब चीज़ें साथ में आपको मिलती हैं एज ए साप में मिलती हैं। भाई आपने भोजन का अपमान किया, भोजन को नष्ट किया, एक्सेस भोजन आपने नष्ट कर दिया, तो उधर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज हुआ, ग्राउंड वाटर का जम के यूज हुआ, धरती सूखी, तालाब, नदियाँ और समुंदर प्रदूषित भी हो गए। कितना बड़ा नुकसान हुआ इस प्रकृति का, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोबारा भोजन नष्ट मत कीजिए। आज के बाद कोई भोजन नष्ट नहीं करना है, उतना ही बनाओ घर में जितना खाना है, ठीक है बस। और जो भोजन बचे उसको फेंको मत, उसको भूख लगे दोबारा खाओ, खराब हो जाए तो फेंक दो, लेकिन कम बनाओ, इतना ज़्यादा मत बनाओ तो वो फेंकना पड़े। और ओवर फिशिंग, ये भी कारण है ओवर फिशिंग। मतलब जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ना समुद्रों से, उससे इकोसिस्टम वहां का खराब हो जाता है। अरे मछलियों को समय ही नहीं मिलता कि वो मेटिंग भी कर पाएँ, यानी प्रजनन क्रिया संपन्न कर पाएँ, ताकि और संख्या उनकी बढ़े। पता चला जितना ज़्यादा दोहन करेंगे मछलियों का धन के लालच में या जो भी हो व्यापार के लालच में, उतनी आवश्यकता नहीं है, उतनी ज़्यादा आपने दोहन कर लिया। उसका रीजन है दोहन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कंपनियां सोचेंगी जनसंख्या बढ़ रही है चलो और दोहन करो। तो जो फिशिंग होती है, जो कंपनीज करे या कम्युनिटी करे, कोई भी करे, वो एक्सेस फिशिंग करेंगे। एक्सेस फिशिंग से क्या होता है कि मछलियों को, जो वहाँ मछलियाँ छोटी होती हैं बेचारी, वो भी फंस जाती हैं। अरे उनको बड़ा होकर प्रजनन करके एक दूसरी पीढ़ी तैयार करने दो। अगर वो दूसरी पीढ़ी नहीं तैयार कर पाएंगे तो मछलियाँ खत्म। आप उनकी संख्या लगातार घटाते जा रहे हो, भूखों मरने की कगार पर आ जाओगे आप। ओवर फिशिंग इज ऑल्सो एक पोल्यूशन आई थी, क्योंकि आप मछलियों को खत्म करो, उनकी कई प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो अपनी जितनी जरूरत है नेक्स्ट पीढ़ी की उतनी वो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगी। पहले ही तुम उनको खत्म किए दे रहे हो, खाया डाल रहे हो। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि
एक स्केल से नीचे छोटी साइज की या छोटी उम्र की मछलियों को नहीं पकड़ना चाहिए। उनको प्रजनन करने दो और उनको अपनी आबादी बढ़ाने दो, जब वो बड़ी हो जाए तब उनको ले लो। इन चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। प्री मैच्योर मछलियों को पकड़ के और उनको पकड़ना, उनको भोजन के लिए इस्तेमाल करते रहना और उनको अपनी आगामी पीढ़ी के लिए प्रजनन का मौका ना देना, ये ठीक नहीं है। ये फूड सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और अभी पोल्यूशन के कारण है। आई थिंक एपिसोड काफ़ी लंबा जा रहा है, आप थक सकते हो, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार।